जी बच्चों, कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस पर क्लासिफिकेशन की थी हमने बाय नेचर, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखे थे जो डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। और फिर हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की थी। ठीक है जी बच्चों, आज हमने सेकंड लेक्चर में भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन ही पढ़नी है, लेकिन पढ़ना है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। बेटा, फंक्शन क्या होता है? जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो ना, वो आपका फंक्शन होता है। आप पढ़ने आए हो, पढ़ना आपका फंक्शन है। मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाना मेरा फंक्शन है। आपके वाले साहब घर से नौकरी पे गए होंगे, नौकरी करना उनका, पैसे कमाने गए होंगे, पैसे कमाना उनका फंक्शन है। अम्मा ने आपको नाश्ता बना के दिया होगा, नाश्ता बनाना उनका फंक्शन है। तो जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वो आपका क्या होता है? फंक्शन होता है। सही है। अब हमने कॉस्ट को क्लासिफाई करना है बाय फंक्शन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या होता है? हमने तो कंपनी के बारे में बात करनी है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करना फंक्शन है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसके बाद चीजों को मैनेज करना भी फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेट करना। तो उसके बाद देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फिर उसके बाद चीजों को मार्केट करना, मार्केटिंग करना भी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके बाद देखेंगे हम मार्केटिंग कॉस्ट। फिर सेल और डिस्ट्रीब्यूट करना भी फंक्शन है। तो देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और फिर फंड्स रेज करना भी कंपनी का फंक्शन है। देखो, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो पैसा चाहिए ना। तो पैसा रेज करते हैं इक्विटी से या शेयर इशू करके, या डेट से, लोन शोन लेके। दो तरह से हम फंड रेज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। फंड रेज करने की जो कॉस्ट होती है। तो बेटा, ये है जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है बच्चों? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है? कल हमने पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या? वो इनडायरेक्ट मटेरियल, वो इनडायरेक्ट लेबर, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। ऐसे ही है। फिर उसके बाद है बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है? चीजों को मैनेज करना, स्मूथली रन करना। जैसे एक कॉलेज है, तो कॉलेज में एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या आएगा? फ्रंट डेस्क, हाँ, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो चीजों को देख रहा होगा, लाइटें शाइटें ठीक चल रही हैं, कोई लाइट तो खराब नहीं हुई, खराब होगी उसको ठीक कर देगा, एसी सीसी ठीक चल रहा है, जनरेटर ठीक चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। तो ये सारे मिला के इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है इन सबको। तो अब ये जो डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, इसकी कॉस्ट भी तो है ना। अकाउंट्स वाला भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, अकाउंट्स। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो इसकी कॉस्ट होगी। मतलब जो फ्रंट डेस्क पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सैलरीज दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन वालों को सैलरीज दे रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल वालों को सैलरीज दे रहे हैं, वो जो सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस बॉयज है, उनको सैलरीज दे रहे हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। फिर वो कोई स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, तो ये सारी कॉस्ट ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाती है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बन जाती है। ठीक है बच्चों। इतना उसके बाद क्या है? मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट को जब आप, किसी भी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करते हो ना, तो मार्केटिंग करते हुए जितनी भी कॉस्ट आती है वो क्या होती है? मार्केटिंग कॉस्ट। अब उसमें आता क्या है मार्केटिंग कॉस्ट में? सबसे पहले जो मार्केटिंग स्टाफ होगा उनकी सैलरीज आ जाएंगी। फिर वो कोई स्टेशनरी यूज कर रहे हैं वो आ जाएगी। फिर वो जो एड बना रहे हैं, तो एड बनाने की कॉस्ट भी क्या होगी? मार्केटिंग कॉस्ट में आ जाएगा। फिर उस एड को रन करना आपने सोशल मीडिया पर, या आपने उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो उनको पैसे पे करने पड़ेंगे उस चीज के एड्स को रन करने के लिए, वो भी आ जाएगा। फिर बिल बोर्ड्स, आपने देखा होता अक्सर लगे होते हैं, मार्केटिंग हो रही होती है, तो बिल बोर्ड्स को बनाने की कॉस्ट। फिर उसको बिल बोर्ड्स वहां पे लगाने हैं, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? जिनके पास वो साइट्स होती हैं, जिन्होंने खरीदी होती है, उनको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? हमारी मार्केटिंग कॉस्ट हो जाएगी। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया तो सेल भी करना है। तो सेल्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी। अब कॉस्ट होती क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता क्या क्या बच्चों? सबसे पहले सेल्स स्टाफ की सैलरीज आ जाएंगी। फिर वो कोई स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, ऐसे ही है। फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई व्हीकल्स ली होंगी, तो व्हीकल्स में पेट्रोल डाल रहा है, कोई उनका इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, कोई व्हीकल्स की, गाड़ियों की सेलिंग, मेंटेनेंस वगैरह हो रही है। फिर उसके बाद वो
टूल प्लाजा एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो डिस्ट्रीब्यूट करने, तो टूल प्लाजा में रुकना पड़ेगा, तो टूल टैक्सेस आ जाते हैं, और फिर वो जो ड्राइवर्स हैं उनकी सैलरीज आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। ठीक हो गया बच्चों। फिर है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है बच्चों? फंड रेज करने के अगेंस्ट जो आप उसकी कॉस्ट पे करते हो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। लेट से आप बैंक के पास गए, बैंक से आपने लोन ले लिया। अब लोन आपको फ्री में तो नहीं देगा बैंक, उस पे आपसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट होती है ना, वो उन फंड रेज करने की क्या है? कॉस्ट है। तो वो क्या होती है? आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है। और जितना ज्यादा डेट, जितना ज्यादा लोन रेज करते जाओगे, लोन को डेट बोलते हैं, तो जितना ज्यादा लोन रेज करते जाओगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी, फाइनेंस कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक होगा बच्चों। बेसिक्स हैं ये बिल्कुल। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय others cost classifications, others cost classification, others cost classification, others cost classification में बच्चों एक पहली होती है कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट। सेकंड होती है बच्चों अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। थर्ड होती है बच्चों अवॉइडेबल कॉस्ट। और फोर्थ होती है बच्चों अनअवॉइडेबल कॉस्ट। और फिफ्थ होती है बच्चों डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। अब ये भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, जरा सुनते जाइएगा। कंट्रोलेबल कॉस्ट नाम से पता चल रहा है वो कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट रहेगी लेकिन कम हो जाएगी। तो जो कॉस्ट आपकी कंट्रोल हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, वो क्या है? कंट्रोलेबल कॉस्ट है। लेकिन कॉस्ट को रिड्यूस कब करना है, कंट्रोल कब करना है, रिड्यूस कब करना है? जब आपका एक्टिविटी लेवल क्या रहे? सेम। ये नहीं होना चाहिए पहले 100 यूनिट्स बना रहे थे, 100 यूनिट्स की कॉस्ट है, मैंने कहा मैं 80 बनाऊंगा, तो 80 यूनिट्स की कॉस्ट ऑब्वियसली कम होनी है। तो अगर वो ऐसे काम कर रहे हो तो ये कंट्रोलेबल कॉस्ट नहीं है। एक्टिविटी लेवल 100 रहना चाहिए। पहले 100 यूनिट्स पे कॉस्ट आ रही थी, कोई एक्स अमाउंट कॉस्ट आ रही थी। अब 100 यूनिट्स भी अगर कॉस्ट पहले वो जो एक्स अमाउंट कॉस्ट आ रही थी उससे कम कर लेते हो आप, तो उसको कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। हाँ। अब कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है कॉस्ट को एक्टिविटी लेवल सेम रख के? मैं बताता हूँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, उसमें मटेरियल यूज कर रहे थे। हाँ। तो आप वो जो मटेरियल यूज कर रहे थे वो महंगा मिल रहा था। आपने कहा यार इस प्रोडक्ट पे एक सब्स्टिट्यूट मटेरियल भी यूज हो सकता है। हाँ। उसका कोई मुतबादिल मटेरियल भी यूज हो सकता है, तो वो, और वो सस्ता है, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज कर लेता हूँ और उससे कॉस्ट कम हो जाती है, तो प्रोडक्ट तो बन गया, क्वालिटी भी सेम रही, बस सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज कर लिए, तो उससे कॉस्ट पहले से क्या होगी? कम होगी, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट होगी। इसी तरह आपको लेबर चाहिए। हाँ। लेबर चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहले 2 घंटे लगते थे, लेबर को आवरली बेसिस पे भी पे करते हैं। हाँ। तो आवरली बेसिस पे पे करते थे लेबर को, और 1 यूनिट बनाते हुए 2 घंटे लगते थे। अब मैंने क्या किया, लेबर को ट्रेन कर लिया मैंने। पहले लेबर को अच्छी तरह ट्रेन कर लिया। जब लेबर ज्यादा ट्रेन होगी तो वो काम क्या करेगी? ज्यादा जल्दी करेगी। तो पहले वो 2 घंटे लेते थे, अब वो 1.5 घंटे में बना देते हैं। तो ऑब्वियसली यूनिट तो एक ही बना, लेकिन टाइम कम लगेगा, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो कंट्रोल होगी, कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है बच्चों। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट से आपने घर पे ऊपर ना एक कमरा डालना है अपने घर पे ही। अब आपको एक मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए 1 महीने के लिए। महीने के लिए मजदूर चाहिए आपको, वो 2,000 रुपये लेता है 1 दिन का। तो आपको तो 30 दिन के लिए चाहिए, तो डेली वेजेस पे अगर आप दोगे 2,000, तो 30 दिनों का कितना देना पड़ेगा? 60,000। ऐसा ही है। तो आप क्या करो, 60,000 डेली 2,000 देने की बजाय, और 30 दिनों में, 30 दिन के लिए चाहिए आपको 60,000 देने की बजाय, आप उसको को यार मेरे पास महीने के लिए आ जाओ, मैं महीने के लिए आपको नौकरी पे रखता हूँ, ये कमरा बनाना मैंने ऊपर, लेकिन मैं आपको 50,000 दूंगा। तो वो मान जाएगा 50,000 पर। क्यों? आप कहेंगे वो क्यों मानेगा, वो 2-2 हजार करके लेगा, तो वो 60,000 ले लेगा, तो 50 पे क्यों मानेगा? तो उसको तो नहीं पता कि मैंने कितने दिन काम करवाना है, वो तो मुझे पता था मैंने 30 दिन काम करवाना है। तो मैं उसको कहूंगा यार कि यार मेरे पास महीने के लिए आ जा। अब क्या है, वो जो मजदूर है, अब रोज तो दिहाड़ी नहीं मिलती होगी उसको, हो सकता है किसी महीने वो 10 दिन काम करता हो, किसी महीने 15 दिन, किसी महीने 18 दिन, किसी महीने 20 दिन, किसी महीने 30 दिन भी हो सकता है काम कर लेता हो। तो लेकिन उसकी अनसर्टेन है ना सिचुएशन, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। तो जब आप उसको कहोगे ना महीने के लिए मेरे पास आ जाए, तो आप उसको क्या दे रहे हो? जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो। अब आपने उसकी जॉब सिक्योर होगी महीने के लिए। अब उसको ये टेंशन नहीं है कल काम मिलेगा, परसों काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसको पता है यार काम हो ना हो, मुझे महीने का 50,000 मिलना है, तो वो मान जाएगा। तो उससे आपकी कॉस्ट क्या हुई? 2-2 हजार करके 30 दिन के लिए देते 60,000 देने थे, अब इकट्ठा महीने का ही उसके साथ सौदा कर लिया 50,000 में, तो हमारी कॉस्ट कम होगी ना, 60 से 50 हो जाएगी।
तो ये भी कंट्रोल करने का तरीका है। हाँ, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होगी? वो कॉस्ट जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको पे करनी ही करनी है। हाँ, जैसे आपका आपकी फैक्ट्री का रेंट है, लेट से आपने फैक्ट्री रेंट पे ले ली, 10 लाख रुपए उसका रेंट है। अब काम हो ना हो, ज्यादा हो कम हो, वो रेंट तो आपको पे करना ही करना है। इस तरह कोई आपने एम्प्लॉयज रखे हुए फिक्स सैलरी पर, अब काम ज्यादा करें या कम करें, आपने वो फिक्स सैलरी पे करनी है, तो वो क्या है? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, वो आपको पे करनी ही करनी है। इस तरह आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराई हुई है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना ही करना है, और उतना ही पे करना करना है, वो कम नहीं होना। तो ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है। अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करने का मतलब होता है जीरो होगी, खत्म होगी। देखो, कंट्रोल में और अवॉइड में डिफरेंस क्या? कंट्रोल में कॉस्ट थी, कम हो रही थी, रिड्यूस कर रहे थे आप। अवॉइड में कॉस्ट खत्म ही कर दोगे, अवॉइड होगी, जीरो होगी। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जिसको अवॉइड किया जा सकता है बच्चों? बहुत सारी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर एक्टिविटी लेवल आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटी लेवल खत्म मतलब आपने कहा जी आप एक बिजनेस कर रहे हैं पिछले 3 साल से, आज आपने अनाउंस किया कल से हमने बिजनेस बंद कर देना, वो लिक्विडेट हो गए, बिजनेस बंद करना है कल से। तो बेटा अब कल से आप अनाउंस कर दिया कल से बंद करना है, तो फिर फ्यूचर में हमें मटेरियल चाहिए नहीं, तो मटेरियल नहीं चाहिए तो प्रोडक्शन ही नहीं करनी, तो मटेरियल ही नहीं चाहिए तो मटेरियल कॉस्ट सारी क्या हो जाएगी? अवॉइड। लेबर भी नहीं चाहिए तो लेबर कॉस्ट भी सारी क्या हो जाएगी? अवॉइड। ऐसा ही है, बिल्डिंग भी नहीं चाहिए, रेंट बिल्डिंग भी छोड़ देंगे तो वो भी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अवॉइड। तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट है सारी। जिस कॉस्ट को अवॉइड कर लेंगे। तो फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होगी? तो बेटा बिजनेस लिक्विडेट कर दिया, कल हमने कहा जी कल हमने बिजनेस नहीं करना, कल से बिजनेस बंद, तो फिर तो सारी कॉस्ट अवॉइड हो जानी चाहिए। तो ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी हो जाएगी? तो बेटा होता क्या है कि जब आप बिजनेस लिक्विडेट करते हो ना, मैंने आज बैठ के अनाउंस कर दी कल से बिजनेस बंद, तो बेटा मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे, मैंने लैंडलॉर्ड के साथ बिल्डिंग ली हुई थी 5 साल के लिए, 3 साल बाद मैं प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी 5 साल पूरे के लिए, अभी मैं ड्यूरिंग द ईयर ही मैं बंद कर रहा हूँ, तो उसका प्रीमियम देना है। कुछ लोगों के साथ, कुछ कस्टमर्स के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे कि आपको फ्यूचर में मैं इतने इतने प्रोडक्ट्स डिलीवर करूंगा। कुछ सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे कि आपसे मैं इतनी इतनी चीज खरीदूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट्स तो हुए पड़े हैं जिनको फुलफिल करना है। तो अब क्या करूं? कल से तो मैंने अनाउंस कर दी बिजनेस बंद। तो फिर हम क्या करेंगे? जब हम अनाउंस कर देते हैं कि बिजनेस बंद, तो एक लॉयर हायर करेंगे हम, जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कराएगा? सेटल कराएगा। उनसे पूछेगा यार भाई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो इसकी सेटलमेंट करो, जो आपका बनता है वो आप ले लो हमसे, जो हमारा बनता है वो हमें दे दो। तो वो लॉयर जो हायर करेंगे उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर, लिक्विडेटर हायर करेंगे जो ये काम करेगा हमारे बेhalf पर। तो बेटा बिजनेस बंद हो गया, लेकिन फिर भी जो लिक्विडेटर की कॉस्ट है वो तो हमें पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लिक्विडेटर तो हमें हायर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए। तो जो लिक्विडेटर की कॉस्ट होती है वो क्या होती है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद लास्ट है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी वर्ड ड्राइव हुआ डिस्क्रिशन से। डिस्क्रिशन कहते हैं मर्जी को। हाँ, कि पैसे जितने मर्जी ले ले, मर्जी मैंने अपनी करनी है। ठीक है, फल लेने जाओ ना, तो मैं तो अक्सर उसको कहता हूँ जी कितने का? वो कहता जी 500 किलो। मैं कहा ठीक है, कम नहीं कराऊंगा, पैसे तेरी मर्जी के, फल मैं अपनी मर्जी से डालूंगा। ठीक है, तो फिर मैं देख देख के अच्छे अच्छे वाले ले लेता हूँ, फिर वो माइंड भी नहीं करता। हाँ, पहले आप बार्गेन करो, नहीं 500 नहीं, 300, जाके कोई 350 पे बात खत्म हो, फिर आप एक एक करके डालोगे का चल चुका, तो ऐसा ही ले रहे हैं सारे लोग। ठीक है, तो डिस्कशन क्या होती है बच्चों? मर्जी। डिस्कशनरी कॉस्ट क्या है? जो मैनेजमेंट की मर्जी पे, डिस्कशन पे डिपेंड करती है। मैनेजमेंट उसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। और ये डिस्कशनरी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको समटाइम्स बढ़ाने से फायदा होता है, कम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा कंपनी का। अब आप कहेंगे ये क्या बकवास की है, मतलब कॉस्ट कम करने से फायदा होता है, ये कौन सी कॉस्ट आ गई जिसको बढ़ाएंगे तो फिर फायदा होगा? तो बेटा डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ना 3 तरह की होती है। एक होती है R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एक होती है मार्केटिंग कॉस्ट, और एक होती है ट्रेनिंग कॉस्ट। ये जो तीनों है ना, तीनों, ये तीनों डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हैं। इसको कंपनी मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कम ज्यादा करती है कि कम करने से फायदा होगा उस पीरियड में, या ज्यादा करने से फायदा होगा। अब आप कहेंगे जी कम करने से तो समझ आती है, ज्यादा करने से फायदा कैसे होगा? उसमें तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बेटा होता क्या है कि अगर आपका कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 20 लोग वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको कोई एज नहीं मिलेगा अपने कंपेटिटर्स पर, क्योंकि कंपेटिटर भी वही चीज बेच रहा है, आप भी वही चीज बेच रहे हैं। तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो आपसे भी ले सकता है, किसी और से भी ले सकता है। तो हमें अपने कंपेटिटर पर कोई एज नहीं है। अब तो फिर हम प्राइस भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, हमें जो कंपेटिटर चार्ज कर रहा है उसके हिसाब से ही प्लस माइनस में रखनी पड़ेगी प्राइस। तो अब हमें एज कब मिलेगा हमारे कंपेटिटर में? हमें ज्यादा फायदा कब होगा कि हमारा कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए जो हमारे
कंपैटिटर के पास नहीं है, हमारे पास अकेले के पास है, फिर हम वो हमारा ही बिकेगा, फिर ऐसा ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रिसर्च क्या करनी पड़ेगी ज्यादा। तो बेटा रिसर्च कॉस्ट बढ़ाओगे तो वहां पे कंपनी को फायदा होगा, रिसर्च ज्यादा करोगे, नया प्रोडक्ट डेवलप होगा, उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो फिर वो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बिकेगा, तो हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। तो अगर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो और आपको रिसर्च करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो फिर रिसर्च कॉस्ट बढ़ा के फायदा होना है। या आप कहते हो कि प्रोडक्ट वही रखना है जो भी है, लेकिन हमारी क्वालिटी और कंपैरेटिव की क्वालिटी बराबर है, तो हम क्वालिटी किसी तरह मजीद बेहतर कर लें, तो फिर हमारे हमें एज हो जाएगा पर हमारे कंपैरेटिव में हमारी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। या क्वालिटी वही रखें और उसकी किसी तरह कॉस्ट कम कर लें रिसर्च करके, हाँ, तो फिर भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि वही क्वालिटी फिर हम कंपैरेटिव से कम, कॉस्ट कम होगी तो कम प्राइस पे बेच सकेंगे, तो हमारी फिर प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी सेम क्वालिटी कम प्राइस पर। ठीक है जी। तो फिर रिसर्च कॉस्ट को बढ़ा के फायदा होगा। इसी तरह प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वहां पे क्या होगा, मार्केटिंग ज्यादा करोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा करोगे, लोगों को अवेयरनेस होगी कि यार प्रोडक्ट मार्केट में है, तो फिर प्रोडक्ट सेल भी ज्यादा होगा, तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। और इसी तरह ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होती है कि आपने कोई न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट कर लिया, हाँ, पहले आप काम कर रहे थे, अकाउंट्स बना रहे थे एक्सेल पर, अब आपने नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर लिया, एसएपी, सैप इंप्लीमेंट कर लिया, सैप बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फायदा कब होगा, जब वो यूज करना भी आता हो, तो फिर एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करवाएंगे तो उसका फायदा होगा, तो फिर ट्रेनिंग बजट, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे तो फिर कंपनी को ओवरऑल फायदा होगा। तो ये होती है हमारी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, जिसको मैनेजमेंट अपनी डिस्कशन के अकॉर्डिंगली कभी कम ज्यादा कर लेती है बेस्ड ऑन बेनिफिट, कभी कम करके फायदा होगा, कभी बढ़ा के फायदा होगा, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक हो गया बच्चों। तो ये यहां तक स्टोरी समझ आ गई बच्चों। चले उसके बाद अगली चीज पढ़ते हैं। जी बच्चों आवाज आ रही है, बच्चों आवाज आ रही, चले बच्चों आगे करना है, हमने पढ़ना है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, कॉस्ट बिहेवियर बोलते हैं इसको, हाँ, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है बच्चों, हाँ, बिहेवियर आपने सुना ही होगा यार, इसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है, हाँ, तो बिहेवियर जो होता है ना वो किसी चीज के अगेंस्ट ही होता है। तो कॉस्ट बिहेवियर के, कॉस्ट किस तरह बिहेव करेगी, तो कॉस्ट किसके अगेंस्ट बिहेव करती है बच्चों, अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल। कॉस्ट का बिहेवियर देखना होता है अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लेवल भी बोल सकते हैं, कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल या अगेंस्ट प्रोडक्शन लेवल। तो अब कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है बच्चों अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल, कि अगर आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्शन लेवल या एक्टिविटी लेवल कम करोगे तो कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, कॉस्ट कम होती है नॉर्मली, हाँ। लेकिन हर कॉस्ट एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ाओ तो बढ़ती नहीं है, एक्टिविटी लेवल कम करो तो कॉस्ट कम भी नहीं होती, हाँ सब होती है, टोटल कॉस्ट होती है, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती। तो कॉस्ट बिहेवियर में हमने देखना है कि कॉस्ट किस तरह बिहेव करेगी अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल, अगेंस्ट प्रोडक्शन लेवल। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। और इसमें ना मैंने आपका मैथ्स ठीक कराना जो आप पढ़ के आए हुए हैं 10-12 साल। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नाम से पता चल रहा है, फिक्स कॉस्ट क्या होगी बच्चों, वो कॉस्ट जो फिक्स ही रहनी है, जो अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल चेंज नहीं होती, एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ या कम करो, जो कॉस्ट फिक्स रहेगी उसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग ले ली रेंट पर और उसका रेंट है 2 मिलियन रुपीज पर मंथ। अब 2 मिलियन रुपीज पर मंथ उसका रेंट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अपने लैंडलॉर्ड के साथ, आपने बिल्डिंग रेंट पे ले ली। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें पेंट करवा रहे हो बिल्डिंग पर, उसमें मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, फर्नीचर इंस्टॉल कर रहे हो, एसी इंस्टॉल कर रहे हो, हाँ, चीजें इंस्टॉल कर रहे हो, 2 महीने गुजर गए। तो 2 महीने गुजर गए तो 2 महीने में तो यूनिट एक भी नहीं बना, लेकिन उसका रेंट कितना पे करना पड़ेगा, 2 मिलियन पर मंथ ही पे करना पड़ेगा। अच्छा पहले माह आपने 100,000 यूनिट्स बनाए तो रेंट फिर भी कितना रहेगा, 2 मिलियन ही रहेगा। उससे अगले माह आपने 5 मिलियन यूनिट्स बना लिए तो रेंट फिर भी कितना रहेगा, 2 मिलियन रहेगा। उससे अगले माह आपने 5.5 मिलियन यूनिट्स बनाए तो रेंट फिर भी कितना रहेगा, 2 लाख ही रहेगा, 2 मिलियन ही रहेगा, ऐसा ही है। तो ये जो है रेंट है ये क्या आपकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। इसी तरह आपने इंप्लॉइज हायर किए हुए हैं फिक्स सैलरी पर, इंप्लॉइज हायर किए हुए हैं किस पर,
फिक्स सैलरी पे हायर किए हुए हैं। तो अब आप वो 8 घंटे के लिए 9 to 5 आपने हायर कर लिया उनको फिक्स सैलरी पर, तो अब 9 to 5 आपके पास काम है या नहीं है, उनको फिक्स सैलरी पे करनी ही करनी है, तो वो आपकी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। ऐसा ही है बच्चों, वो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स ही रहती है अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल, वो जो चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली, उसका रेंट कितना है, उसका रेंट है, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं उसका रेंट है 1,000 रुपया। अब यूनिट जो हैं, पहले महीने में यूनिट बनाए ही कोई नहीं, 0 यूनिट बने, तो रेंट कितना होगा, 1,000 रुपया। हाँ, 1,000 रुपये रेंट होगा। फिर आपने 100 यूनिट्स बना लिए तो फिर भी रेंट कितना होगा, 1,000 रुपये ही। फिर 200 यूनिट्स बना लिए फिर भी रेंट कितना होगा, 1,000 रुपये ही। फिर 300 यूनिट बना लिए फिर भी रेंट कितना होगा, 1,000 रुपये ही। फिर 400 यूनिट्स बना लिए रेंट फिर भी कितना होगा, 1,000 रुपया। फिर 500 यूनिट बना लिए रेंट फिर भी कितना होगा, 1,000 रुपया ही रहेगा। ऐसा ही है बच्चों। तो आप देखो यूनिट्स आपके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हाँ, आपकी जो कॉस्ट क्या है, सेम है, फिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब इसका ना ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ भी ना एग्जाम में आते हैं। अब देखो ग्राफ बनाना है, तो ये होता है बच्चों एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई एक्सिस पे हमेशा हमेशा प्लॉट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आप ग्राफ बनाते हो ना, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक कॉस्ट है, रेंट, रेंट कॉस्ट है, और एक क्या है, यूनिट्स है। तो बेटा अब कॉस्ट और यूनिट्स यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे तो सेम ही है ना रेंट, वैसे कॉस्ट और यूनिट्स में क्या डिपेंड कर रही होती है चीज, कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है यूनिट्स पर। यूनिट ज्यादा बनाओगे कॉस्ट ज्यादा, यूनिट्स कम बनाओगे कॉस्ट कम, ऐसे ही होता है टोटल कॉस्ट। अच्छा, जब मैं बच्चों कॉस्ट की बात करता हूँ उसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट। जब कोई भी लिखा हो ना वर्ड कॉस्ट, तो उसका मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है, कॉस्ट आ जाएगी वाई एक्सिस पर, और यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यूनिट्स आ जाएंगे एक्सेस एक्सिस पर। अब हमारी एग्जांपल में यूनिट्स जो मैंने लिए हैं वो 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है। यहाँ पर बेटा यूनिट्स भी क्या होते हैं, 0, और कॉस्ट भी क्या होती है, वाई एक्सिस 0। तो ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, यानी कि कॉस्ट और यूनिट्स दोनों 0 हैं। फिर 100 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स है, मैं 100 का स्केल ले रहा हूँ यहाँ पर। फिर 300 यूनिट्स हैं, फिर 400 यूनिट्स हैं, और फिर 500 यूनिट्स हैं। और यहाँ पे कॉस्ट ले लेता हूँ 1,000 है, तो यहाँ पर 200, 200 का स्केल ले रहा हूँ, 200, 400, 600, 800 और 1,000। ठीक है। अब बच्चों अगर यूनिट 0 होंगे तो 0 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है, 1,000। तो यूनिट्स ये है, तो यहां पर यूनिट 0 है, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी, 1,000। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, पहला पॉइंट यहां पे आ गया। फिर 100 यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी है, 1,000 ही है, तो 100 यूनिट्स ये है, तो 100 यूनिट्स पर कॉस्ट 1,000। तो ये यहां पर देखो, यहां पर यूनिट्स कितने हैं, 100, और कॉस्ट कितनी है, 1,000, ये पॉइंट आ गया। फिर 200 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है, 1,000, तो 200 यूनिट्स और कॉस्ट 1,000, ये देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर यूनिट्स 200 है, कॉस्ट कितनी है, 1,000 है। ऐसा ही है। फिर 300 यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी है, 1,000, तो ये पॉइंट है, यहां पर यूनिट 300 है, कॉस्ट 1,000 है। फिर 400 यूनिट्स पे कॉस्ट 1,000 है, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे यूनिट 400 है और कॉस्ट 1,000 है। और 500 यूनिट्स पे कॉस्ट 1,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट्स 500 है, कॉस्ट 1,000 है। ऐसा ही है बच्चों। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दो आपस में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये किसका ग्राफ है, फिक्स कॉस्ट का। क्या कि कॉस्ट क्या रह रही है, सेम 1,000, 0 पे भी 1,000, 100 पे भी 1,000, 200 पे भी 1,000, 300 पे भी 1,000, 400 पे भी 1,000, और 500 पे भी 1,000। ये मैंने एग्जांपल समझाई है आपको। ग्राफ इस तरह नंबर्स के साथ नहीं आएगा, आपको ऐसे बना हुआ आएगा ये। तो ये किस चीज का ग्राफ है, फिक्स कॉस्ट का। और अगर मैं लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट, तो उसका मतलब क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट या पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। जी बच्चों, अगर लिखा आ जाए फिक्स कॉस्ट, तो उसका मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी लिखा आ जाए ना फिक्स कॉस्ट, उसके साथ कुछ ना लिखा हो कि वो पर यूनिट है या टोटल है, तो हमेशा कॉस्ट टोटल होती है। जब भी कोई कॉस्ट पर यूनिट होगी ना, जब भी कोई कॉस्ट पर यूनिट होगी, तो उसके साथ लिखा होगा पर यूनिट। अगर कॉस्ट के साथ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ ना,
अगर कॉस्ट के साथ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ तो वो टोटल कॉस्ट होती है, तो इसका मतलब ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर पर यूनिट नहीं लिखा हुआ किसी कॉस्ट के साथ तो वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है। अगर किसी कॉस्ट के साथ पर यूनिट ना लिखा हो तो हमेशा क्या होती है बच्चों, वो टोटल कॉस्ट होती है। तो ये ग्राफ इस तरह ग्राफ बना हुआ आएगा, नीचे ऑप्शंस दी होंगी, तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट की। ठीक है, तो जब भी ग्राफ इस तरह बना के दिया होगा उसने, तो वो पूछेगा जी किस चीज का ग्राफ है, नीचे ऑप्शंस दी होंगी, तो ये ग्राफ किस चीज का है, टोटल फिक्स कॉस्ट का। ठीक हो गया बच्चों? बच्चों यहां तक बात समझ आ गई है? यहां तक क्लियर है बात? हामिद साहब क्लियर है यहां तक बात? ये ग्राफ किस तरह बनाया समझ आ गई है? चलो, अब उसके बाद ये है फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। इसी तरह एक चीज होती है बच्चों, इसी तरह एक चीज होती है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब एग्जांपल वही लूंगा, यूनिट्स और कॉस्ट। 100 यूनिट्स है तो कॉस्ट कितनी थी, 1000। 200 यूनिट्स थे तो कॉस्ट कितनी थी, 1000। 300 यूनिट्स थे तो कॉस्ट कितनी थी, 1000। 400 यूनिट्स थे तो कॉस्ट कितनी थी, 1000। 500 यूनिट्स थे तो कॉस्ट कितनी थी, 1000। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करती है, तो बेटा पर यूनिट कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। हाँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट किस तरह आती है, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। तो कॉस्ट 1000 है, तो 1000 डिवाइड बाय यूनिट्स 100। 1000 डिवाइड बाय 100 करो तो पर यूनिट कितना आएगा, 10। जी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट 1000 है, 1000 डिवाइड बाय 100 किया तो 10 आ गया। फिर 1000 डिवाइड बाय 200, 5 आ गया। 5 आ गया बच्चों। फिर 1000 डिवाइड बाय 300, 3.33 आ गया। फिर 1000 डिवाइड बाय 400, 2.5 आ गया। और फिर 1000 डिवाइड बाय 500, 2 आ गया। आ गया बच्चों? अब अगर आप देखो बच्चों, जब 100 यूनिट से तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 10। अब यूनिट 100 से 200 हो गए, डबल हो गए। जब यूनिट डबल हुए तो कॉस्ट कितनी हो गई है, हाफ। कम हो गई है ना, हाफ हो गई है। 10 से कितनी हो गई है, 5 होगी बच्चों। फिर यूनिट्स और बढ़े, 300 हो गए, कॉस्ट पर यूनिट पहले से भी कम हो गई। फिर यूनिट्स और बढ़े, 400 हुए तो कॉस्ट पहले से भी कम होगी। फिर यूनिट्स और बढ़े तो कॉस्ट पर यूनिट पहले से भी कम होगी। ऐसे ही हो रहा है। तो बेटा हो क्या रहा है, जिस तरह आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं ना, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, होती जा रही है बच्चों। तो बच्चों फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की स्टोरी क्या होती है कि जिस तरह आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हो, जिस तरह यूनिट्स बढ़ाते हो, जिस तरह प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हो, तो कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। हो रही है ना बच्चों कम? समझ आ रही है एग्जाम्पल से? जिस तरह आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है ना। देखो ना, यूनिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो सेम रहनी है टोटल में, वो टोटल में सेम है। तो जब यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो आंसर कम होता जा रहा है, पहले से होता जा रहा है बच्चों। ये बिल्कुल एग्जांपल ऐसी है, ये बिल्कुल एग्जांपल ऐसी है, समझाता हूं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम क्यों होती है जब एक्टिविटी लेवल बढ़ता है। आपने बच्चों, आप लेट से हॉस्टलाइज हो, आप लाहौर में आ गए, और लाहौर में आके आपने एक रूम रेंट पे ले लिया। आपने एक रूम रेंट पे ले लिया, और उसका रेंट है लेट से 20,000 रुपीज पर मंथ। एग्जाम्पल सुनिएगा, आपने एक रूम रेंट पे ले लिया जिसका रेंट कितना है, 20,000 रुपया महीने का है, और आप अकेले ही रह रहे हो उस रूम में। तो बेटा वो सारे का सारा रेंट किसको पे करना पड़ेगा, आप अकेले को। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, 20,000 पूरा आपको ही पे करना पड़ रहा है। अब आपने कुछ देर रहे, 2-4 माह रहे, आप ज्यादा सियाने हो गए, लाहौर लाहौर आके सियाने हो जाते ना, जितने बड़े शहर में जाता है ना बच्चा, तो बड़े शहर में फिर सियाना भी ज्यादा हो जाता है बच्चा। ठीक है, कराची जाओगे तो और ज्यादा सियाने हो जाओगे, कराची और बड़ा शहर है, वहां पर और जरा ज्यादा स्टोरी है। तो बच्चों होता क्या है कि आपने एक रूम रेंट पे लिया हुआ था, 20,000 रुपया उसका किराया था महीने का, आप अकेले रह रहे थे, तो 20 का 20,000 आपने अकेले ने पे करना था, तो आपकी जो कॉस्ट थी वो 20,000 रुपया थी। 2-3 माह रहे, आपने कहा यार सारा मुझे किराया देना पड़ता है रूम में, मैंने क्या करना होता है अकेले ने, एक बंदा और भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, वो उधर बेड लगा के सो जाएगा अपना, या वो मैट्रेस डाल के सो जाएगा अपना। तो आपने क्या किया, आपने एक और लड़का ढूंढा, और उसको कहा यार देख 20,000 रुपये रेंट है, 20,000 रुपये रेंट है, तू भी आ जा, तो हम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे, ऐसा ही है। तो बच्चों अब अगर आपने एक और साथ बच्चा
रूम में रख लिया और रेंट आपने शेयर कर लिया, तो रेंट तो वही देगा, आपने तो रूम रेंट पे लिया हुआ ना। आपने तो रूम लिया था 20,000 रेंट पर, आप अकेले रह रहे थे तो 20 का 20 आपने पे करना है। आपने एक और बंदा रख लिया, दो बंदे हो गए हो, तो अब पर हेड कितना आएगा? अब पर हेड कितना आएगा? 10,000 रुपया आएगा। ऐसा ही है, क्योंकि आप दो बंदे हो, तो 10,000 डिवाइड बाय दो बंदे हो, दो से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आप देंगे, 10,000 दूसरा देगा। तो बंदे डबल कर दिए, एक से दो हुए, बंदे डबल कर लिए, तो कॉस्ट हाफ होगी ना। अच्छा, फिर आपने कहा यार ये तो अच्छा काम है यार, मैं तो घर से 20,000 रुपये ले रहा था। अब घर वालों को क्या पता कि मैंने साथ एक बंदा रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, तो मैं तो घर से 20,000 ले रहा था। पहले 20,000 पूरा मैं पे कर रहा था, मैंने एक और बंदा रख लिया है, तो अब मुझे 10,000 पे करना पड़ रहा है। 10,000 मेरा बच जाता है, वो मैं खा पी लेता हूँ, घर वालों से 20,000 ले रहा हूँ। हाँ, फिर आपने कहा यार ये तो अच्छा काम है, जुगाड़ लगाते हैं, एक बंदा और रख लेते हैं, क्या है, कोई मसला नहीं। आपने एक और बंदा रख लिया, 3 बंदे हो गए हो, तो रेंट तो फिर भी 20,000 ही रहना टोटल। तो अब वो तीन लोगों में डिवाइड होगा, तो 20,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6,667 रुपीज पर हेड। हाँ, आपने कहा यार ये तो जुगाड़ अच्छा है, एक और बंदा रखते हैं, 4 बंदे कर लिए एक रूम में, तो रेंट तो फिर भी 20,000 है ना, तो 20,000 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा हर एक के हिस्से में? 5,000। तो देखो जितने बंदे बढ़ाते जाओगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पहले 20,000 थी, फिर 10,000 हुई, फिर 6,667 हुई, फिर 5,000 होगी, कम होती जा रही है ना बच्चों। ऐसा ही है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की स्टोरी क्या है कि जिस तरह आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाते जाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, और जिस तरह एक्टिविटी लेवल कम करते जाओगे, 500 पे दो थी, एक्टिविटी लेवल कम हुआ, 500 से 400 पे आए तो 2 से 2.5 होगी, 400 से 300 पे आए तो 2.5 से 3.3 होगी, फिर 200 पे आए तो फिर 3.3 से 5 होगी, और फिर 100 पे आए तो 5 से 10 होगी। तो बेटा होता क्या है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की स्टोरी क्या है कि जिस तरह आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाओगे ना तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, और जिस तरह आप एक्टिविटी लेवल कम करोगे, 500 से उल्टा जाओ, 500 से 400 पर, फिर 300 पर, फिर 200 पर, फिर 100 पर, तो फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती भी जा रही है। ऐसा ही है, 2 से ढाई, फिर 3.33, फिर 5, फिर 10। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की स्टोरी क्या होती है बच्चों? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की स्टोरी क्या होती है बच्चों, कि जिस तरह आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हो तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, और अगर आप एक्टिविटी लेवल कम करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? बताइएगा, यहां तक बात समझ आ गई है आप लोगों को? बात समझ आ गई है तो आगे चलेंगे, वरना यहां पे ही हैं अभी हम। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की स्टोरी क्या है कि जिस तरह आप यूनिट्स बढ़ाते जाओगे पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी, यूनिट्स कम करते जाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाती है। यहां तक क्लियर है बात? चले, अब इसका भी ग्राफ आता है बनाने के लिए, तो इसका भी ग्राफ बना के देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं बच्चों, और देखते हैं स्टोरी क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसकी भी स्टोरी देखते हैं अब क्या है, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। लो बच्चों, अब देखिएगा मैं इसका ग्राफ बनाने लगा हूं, और स्टोरी देखिएगा। ये एग्जांपल है, लो जी, वो ये आ गया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूनिट्स आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पर कॉस्ट आ जाएगी। और कॉस्ट कौन सी है? पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट है, ये ओरिजिन आ गया। हाँ जी, यूनिट्स कितने हैं? 100, 200, 300, 400, 500। तो 100 यूनिट्स, 200, 100, 100 का स्केल ले रहा हूँ, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। और यहाँ पे वाई एक्सिस प्लॉट करूंगा कॉस्ट पर यूनिट, ये वाली कॉस्ट पर यूनिट। दो है, ढाई है, 2 से लेकर 10 तक है, तो दो दो का स्केल ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बच्चों। लो जी, 100 यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी है? 100 यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। तो कहां पे आएगा? यहां पर। यहां पर यूनिट 100 है, कॉस्ट पर यूनिट 10 है, यही पॉइंट आ गया। फिर 200 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 5। 5 कहां पे आएगा? 4 और 6 के दरम्यान में, ये आएगा 5। यहां पर करके 5 आएगा, ऐसा ही है। तो 200 यूनिट्स पे 5 है, तो मैं यहां पर डॉट लगाऊंगा। यहां पर यूनिट्स 200 है इस डॉट पर, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 5 रुपए। ये बात समझ आ गई है? फिर 300 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 3.33। तो बेटा 2 और 4 का मिट गया होगा, ये 3 है, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर, 3 से थोड़ा सा ऊपर, ये 3.33 आ गया। फिर 400 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 2.5। तो 2.5 क्या आएगा? 2 और 3 के दरमियान में कुछ यहां पे करके। और 500 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 2। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर यही है। तो ये ग्राफ बन गया बच्चों, इनको मिला दो आप। तो ये ग्राफ किसका है?
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का। ये ग्राफ किसका बच्चों? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। बात समझ आइए? तो अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ आ जाए क्वेश्चन में, ये ग्राफ बना आ जाए, तो नीचे ऑप्शंस दिए होंगे कि ग्राफ कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि ये जिस तरह एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है ना, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पहले ज्यादा थी, कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ही है। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? ग्राफ बन कैसे रहा है ये बात समझ आ रही है? मैंने बना के दिखा रहा हूं एग्जांपल्स के साथ आपको। यहां तक क्लियर है हामिद? चलो, तो अभी हमने पढ़ा फिक्स कॉस्ट और दूसरा पढ़ा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, अच्छा बच्चा, अब इसका ना क्वेश्चन एक और तरह भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। मतलब दी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो कहता है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वो कैसे आ सकता है क्वेश्चन? वो मैथ्स है आपका। देखो, वो मैथ्स है। अब मैथ्स क्या है? वो मैथ्स थोड़ा सा समझते हैं। देखो, वो कहता है कॉस्ट है और यूनिट्स है। कॉस्ट है 1000 रुपया, यूनिट्स है 100। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपए। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, ये फिक्स कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है। अब मैं यूनिट्स डबल कर रहा हूं, यूनिट्स डबल कर रहा हूं, 100 से 200 कर रहा हूं। तो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी बच्चों? फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 1000 थी, अब कितनी आएगी? 200 यूनिट्स पे कितनी आएगी बताएं जरा? 100 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट 1000 है, तो 200 पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी टोटल? अनिका बेटा, ओ पर यूनिट 5 आएगी ना खलील। टोटल कितनी होगी? टोटल टोटल कितनी होगी? टोटल तो 1000 ही रहेगी ना हामिद? टोटल 1000 ही रहेगी। हाँ, अब पर यूनिट करो, तो 1000 डिवाइड बाय 200, 5। अब देखो, एक्टिविटी लेवल क्या हुआ? डबल। एक्टिविटी लेवल डबल हुआ है। 100 से 200 डबल हो गए। तो जब डबल हुए तो कॉस्ट क्या होगी? है हाफ नहीं होगी? कॉस्ट हाफ होगी है ना? हाँ। तो अगर वो इस तरह थ्योरेटिकल पूछ ले कि यार अगर हम यूनिट्स बढ़ाएंगे, तो कहता है फिक्स कॉस्ट हाफ हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट हाफ हो जाएगी, या फिक्स कॉस्ट मतलब यूनिट्स कितने बढ़ रहे हैं? अच्छा बच्चा, ये यूनिट्स कितने बढ़ रहे हैं? यूनिट्स कितने बढ़े? 100 से 200 हुए, यूनिट्स कितने बढ़े बच्चों? 100 यूनिट्स बढ़े हैं। अनिका कह रही 100 यूनिट्स बढ़े हैं। हाँ भाई, बाकी भी 100 यूनिट्स बढ़े हैं। हामिद, हामिद बेटा, 200, अच्छा 100 यूनिट्स बढ़े हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछ लूं आपसे, हाँ खलील शाबाश, डबल हो गए हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि कितने परसेंट यूनिट्स बढ़े हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो आप कि कितने परसेंट बढ़े हैं? तो बेटा परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करनी है ना परसेंटेज में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट, हाँ डबल हुए हैं, डबल हुए हैं मतलब कितने परसेंट बढ़े हैं। तो खलील ने लिखा हुआ था 100%, खलील ने सही लिखा हुआ था 100% बढ़े हैं। डबल होने का मतलब 100% बढ़े हैं। तो बेटा अगर आपने ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो ना, क्या कैलकुलेट करना हो? चेंज इन परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट फिगर माइनस प्रीवियस फिगर ओवर प्रीवियस फिगर इनटू 100। बेटा जब भी आपने चेंज कैलकुलेट करनी हो ना परसेंटेज में, तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इनटू 100। करंट कितने हैं? मतलब 100 से 200 हो गए, तो करंट कितने हैं बच्चों? 200। यही है। करंट कितने हैं? 200। प्रीवियस कहां से थे? जहां से चेंज देख रहे हैं 100 से 200 हुए हैं, तो प्रीवियस कितने थे? 100। तो करंट माइनस प्रीवियस हो गए ओवर प्रीवियस 100 इंटू 100। तो 200 - 100 करोगे तो 100 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाय 100, 1। 1 × 100, तो कितना आ जाएगा? 100%। 100%। ये बात समझ आइए बच्चों? करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100। यूनिट 100 से 200 हो गए। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि कितने परसेंट चेंज हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100। तो करंट 200 है, प्रीवियस 100 थे, डिवाइड बाय प्रीवियस 100 इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100 करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 100% आ गया। यानी कि अगर यूनिट्स यूनिट्स 100% बढ़ रहे हैं, यूनिट्स अगर 100% बढ़ रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी कम हो रही है? हाफ हो रही है ना? हाँ, फिक्स कॉस्ट हाफ हो रही है।
फिक्स कॉस्ट हाफ हो रही है अनिका बेटा, हामिद बेटा, फिक्स कॉस्ट हाफ हो रही है अनिका बेटा, समझ आ रही है? अच्छा, हाफ हो रही है। अब मैं पूछ लूं कि फिक्स कॉस्ट कितनी कम हुई है? देखो यूनिट्स 100% बढ़े हैं तो फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, हाफ हुई है, लेकिन कितने परसेंट है? परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप? कितने परसेंट कम हो रहा है? खलील साहब ने 50% लिखा है, खलील साहब ने 50% लिखा है जो ठीक नहीं है। हामिद ने भी 50% लिखा है जो ठीक नहीं है। ये फॉर्मूला बताया हुआ अभी आपको, करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इनटू 100। देखो करंट कॉस्ट कितनी है? 5। प्रीवियस कॉस्ट कितनी है? 10। डिवाइड बाय प्रीवियस कॉस्ट कितनी है? 10 इंटू 100। तो 5 - 10 5 आ गया, 5 डिवाइड बाय, हाँ 50%, सॉरी, सही है, सही कह रहे हैं, 50% हो गई है। 5 - 10, 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना आ गया? शाबाश, 50% आ गया, सही कह रहे हैं ना? अनिका ने कैलकुलेट की थी इसलिए मैंने कहा था, उन्होंने आंसर सही नहीं कैलकुलेट किया। 50%, शाबाश। मैंने कहा फिर वो 50-50 आ रही है तो निका भी कहेगी 50। तो 50% हो गई है, हाफ हो गई है। यूनिट्स डबल हुए हैं तो कॉस्ट हाफ हो गई। ठीक है, तो इस तरह थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है वो। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्लियर है? उनके ग्राफ्स क्लियर हैं? ग्राफ्स किस तरह बनाए हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। और ये परसेंटेज वाली बात समझ आ गई है? परसेंटेज में चेंज किस तरह कैलकुलेट करते हैं? करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100। यहां तक क्लियर है? चले, तो ठीक है बच्चों, फिर कल पढ़ेंगे इससे आगे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है बच्चों। ओके, बाय बाय, कल पढ़ेंगे बाकी। ठीक हो गया।